नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और 13 मई का दिन हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। आज देश के संसदीय लोकतंत्र की 70वीं वर्षगांठ है। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला संसद का सत्र 13 मई 1952 से आहूत किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया और इसका पहला सत्र 13 मई को आयोजित किया गया। इसी तरह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया, जिसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आहूत किया गया। 1952 को हमारे देश में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ और उस समय अगर देखें तो संसद में सदस्यों की जो संख्या थी वो 489 थी। तब देश में करीब 17 करोड़ मतदाता थे। वहीं 2009 में संसद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 543 हो गई, यानी 57 साल में 54 सदस्यों की बढ़ोतरी। 1952 में मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ थी। वहीं आज की तारीख में अगर देखें तो मतदाताओं की संख्या लगभग 92 करोड़ है, जबकि आबादी 138 करोड़ के पास। समय के साथ तमाम निष्पक्ष और सफल चुनाव की परंपरा हमने देखी है। एक तरह से भारत में संसदीय लोकतंत्र कसौटी पर खरा उतरा है। वक्त के साथ भारत में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। आज दुनिया के कई देश संसदीय संस्थाओं के सफल संचालन के लिए भारत के अनुभव से सीख लेना चाहते हैं। इन 70 साल के सफर में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर चर्चा और विश्लेषण करना आज हमारा कर्तव्य बनता है। मुद्दा आपका में आज बात हमारे लोकतंत्र के 70 साल के सफर और इसके उतार चढ़ाव की, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है लोकसभा के पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। राज्यसभा के पूर्व सांसद केसी त्यागी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है त्यागी साहब। साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं। तुलसी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हुकुमदेव जी, शुरुआत आपके साथ करूंगी क्योंकि आपका जो लोकतंत्र का एक तरह से सफर वो 1960 से ही शुरू हो गया था और बिजुली पंचायत के ग्राम प्रधान आप बने थे। संसदीय लोकतंत्र का उतार चढ़ाव कहूँ, सफर कहूँ, इसको कैसे देखते हैं? 70 साल का अनुभव कैसा रहा है आपका? चलिए, सबसे पहले आज के दिन मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित गांव के किसान, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वैसे गुमनाम लोगों को मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं सरकार से भी और लोगों से भी कि ऐसे जो गांव के किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, गुमनाम लोग जो आज़ादी की लड़ाई में अपने अपने तौर पर लड़ते रहे, उन सबों की खोज की जाए, उन्हें प्रतिष्ठित की जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए, जिससे उस समाज के लोगों में एक प्रेरणा पैदा हो और देश के प्रति उनकी आस्था और मजबूत हो। दूसरी बात, मैं स्वतंत्रता सेनानी का हूँ। मेरे पिताजी और परिवार के सब चाचा चचेरे भाई मिला के कुल 16 लोग जेल में गए थे, 4 साल की सज़ा हुई थी। उनके भी नाम के शिलापट मेरे गांव के मंदिर पर लगे हुए हैं यादगारी के रूप में। हाँ, एक अलग बात है कि हम आज़ादी के 70 साल में बहुत पाए हैं और मैं 1950 में जब 8वीं क्लास में आया था, सक्रिय राजनीति के साथ मेरा संबंध तभी से जुड़ गया था। मैं हाई स्कूल से ही जुड़ गया था। समाजवादी विचारधारा के कारण हमारे वहाँ नेता झोपड़ी के लाल, गरीब, अति पिछड़े कर्पूरी ठाकुर थे, वो उनके साथ जुड़े थे हम लोग। अलग बात है कि मैं संघ का स्वयंसेवक भी था, शाखा में भी जाता था, समाजवादी कार्यक्रम में भी जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे क्रमशः जो गांव के निर्धन, निर्बल लोग थे, जिनको उस समय ये सबको समान अधिकार वोट का दिया गया था, तो दुनिया के और हिंदुस्तान के कुछ पढ़े लिखे अति संपन्न लोग थे, अंग्रेजी मानसिकता वाले, वो मजाक उड़ाते थे कि अंगूठा छाप वाले निर्धन, निर्बल, अनपढ़ लोग क्या लोकतंत्र जानेंगे। तो मुझे स्मरण है, मैं सुनाना चाहूँगा कि डॉक्टर लोहिया एक बार अपने साहित्य में इसका जिक्र किए हुए हैं कि ऐसे लोगों की वाणी को सुनकर कभी कभी मुझे भी लगता था कि क्या ये उचित है, लेकिन मुझे यह विश्वास था कि एक न एक दिन ये गरीब लोग अपने वोट की कीमत को जानेंगे और जिस दिन ये वोट की कीमत को पहचानेंगे, उसी दिन इस वोट के मार्फत ही हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक क्रांति आएगी। तो उनकी वाणी को देखिए तो आज लोकतांत्रिक क्रांति है। दूसरी बात
कि चुनाव की प्रक्रिया में जितना परिवर्तन होते गया, स्वच्छता निष्पक्षता आती गई, उतना ही परिवर्तन होते गया। नहीं तो मैं 52 का चुनाव देखा था कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर मतदान केंद्र होता था। अब 50 आदमी 100 आदमी बूथ पर जाके वोट नहीं डालते थे। फिर वो जमाना भी देखा बिहार में, जब वोट डाल देते थे जीत जाते थे कोई और प्रमाण पत्र मिल जाता था किसी को, वो भी जमाना देखा। ठीक, सेशन के जमाना को भी देखा, वोट की निष्पक्ष। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव आयोग की शक्ति बढ़ती गई, वोट में निष्पक्षता आती गई, पारदर्शिता आती गई, और ज्यों-ज्यों सामान्य लोग गरीबों को वोट डालने में सुरक्षा मिलती गई और उन्हें हर तरह से वोट डालने के लिए मजबूती मिली, तो हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन आते गया। और उसी परिवर्तन का परिणाम है कि सामंतवाद और राजशाही और वंशवाद ये सब के रहते हुए भी एक निर्धन निर्बल मजदूरीन का बेटा नरेंद्र मोदी आज भारत का प्रधानमंत्री बन सका है। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है। जी त्यागी जी, आपका नजरिया भी समझेंगे। और जैसा हुकुमदेव जी ने इस बात का जिक्र भी किया कि जब भारत ने लोकतंत्र को अपनाया तो हम जानते हैं कि तमाम जो विदेशी विद्वान माने जाते थे, कैसी कैसी टिप्पणियां की गई कि देश कैसे लोकतांत्रिक देश बनेगा, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, अंगूठा लगाया जाता है, नाम नहीं लिख सकते लोग, लेकिन ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन 70 साल का सफ़र हमने देखा, गौरवशाली है सफ़र, और छोटा मोटा समय नहीं होता 70 साल का सफ़र। आपका नज़रिया क्या रहा है, जनता का योगदान और ये संसद का जो सफ़र रहा है, आपका नज़रिया क्या है इस पर? देखिए, 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 70 साल लोकसभा के मनाए जा रहे हैं। राजशाही में, सामंतवाद में, फ्यूडलिज्म में गरीबों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, मेहनतकशों के पास कोई अधिकार नहीं था। और जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी जब संविधान के जो निर्माता थे, हमारे मित्र बैठे हैं, प्रसिद्ध वकील हैं जी, ये बेहतर जानते हैं, संविधान सभा में भी बहस थी कि बालिक मताधिकार हो। बल्कि हुकुमदेव जी मेरी बात को तायद करेंगे, समाजवादियों ने जो संविधान सभा की मीटिंगें थीं उसमें जाने से मना कर दिया था, चूँकि ये अडल्ट फ्रेंचाइज पर चुनी हुई संविधान सभा नहीं थी। उसके बावजूद भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर के मैराथन एफर्ट्स के बाद ये इस तरह का एक बालिक मताधिकार मिला, जो अपने आप में बड़ी बात थी। कई अभिजात वर्ग के लोग कहते थे कि नहीं, ग्रेजुएट को होना चाहिए, कई लोग कहते थे इनकम टैक्स पेयर को होना चाहिए। तो मैं उन सभी विभूतियों को आज प्रणाम करना चाहता हूं, जिनके सक्रिय सहयोग की वजह से गरीब से गरीब मतदाता के पास भी वही अधिकार है जो अमीर से अमीर आदमी के पास है। हमने जो 60 साल का 70 साल का जो पूरा किया है सफ़र, वो कई तरह के झंझावातों से जूझते हुए किया है। जो पहली लोकसभा थी उसमें समाजवादियों के और कम्युनिस्टों के एक एक दर्जन से ज़्यादा एमपीज़ नहीं थे। यद्यपि आज़ादी की लड़ाई में समाजवादियों का सबसे बड़ा योगदान था। अगर मैं कहूं कि राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल और सरदार पटेल के बाद जो दूसरी पंक्ति थी वो सारी आचार्य नरेंद्र, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, अशोक मेहता वगैरह वगैरह, उन्हीं से भरी हुई थी। इन 70 सालों में पक्ष और विपक्ष दोनों ने काफ़ी इस लोकतंत्र से सीखा है। एक झटका लोकतंत्र को जरूर मैं अपने मित्र से क्षमा याचना सहित कहना चाहता हूँ, वो था आपातकाल का। कुछ भी कारण नहीं हो, उसमें मैं कटु भी नहीं होना चाहता, क्योंकि जो कटुता आई थी उसी की वजह से आपातकाल लगा था। इसलिए एक तो जो लोकतंत्र की बेसिक अवधारणा है वो परिवारवाद के खिलाफ भी है। राजा का बेटा राजा होगा और वो ठीक होगा, इस अवधारणा को यूरोप की जो लोकतांत्रिक पद्धतियाँ थी उन्होंने नकारा और फिर भारत ने नकारा। और ये अब आज परिपक्व लोकतंत्र है। कोई भी व्यक्ति इस देश का चुनाव लड़ सकता है, जो उसके अंदर प्रदत्त मान्यताएं हैं, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और जो बहस हुई है संसद में, शुरू में तो बहुत दिन तक जवाहरलाल जी का ऐसा जलवा था कि कोई बहस ही नहीं होती थी, लेकिन 1963 में पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया जवाहरलाल जी की सरकार के खिलाफ। जब डॉक्टर लोहिया सदन में आए
और उन्होंने कई विषयों पर बहस चलाई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, भूपेश गुप्ता, मधु लिमय, राज नारायण, ज्योतिर्मय बसु, जॉर्ज फर्नांडीज, इतने नाम हैं, एल के अडवाणी जी, जिन्होंने इस संसद को एनरिच किया है विचारों की दृष्टि से भी और बहस की दृष्टि से भी। और इस लोकतंत्र की पहली खूबी है दैट वी डिसएग्री विद यू, हम आपसे असहमति रखते हैं। असहमति का मतलब ईर्ष्या नहीं है, विद्वेष नहीं है, बदला नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हुकुमदेव जी के समय जो एनरिच था लोकतंत्र, वो और ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन इधर पक्ष प्रतिपक्ष में कुछ कटता भी आई है। मैं उनके कारणों पे नहीं जाना चाहता। ये देश की समस्याओं को, गरीबी की, मानव जीवन की समस्याओं को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका लोकतंत्र है। इसमें ना कटता होनी चाहिए, हाँ प्रतिस्पर्धा इसमें हो सकती है, और बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है त्यागी जी। और जो बात आपने उठाई तुलसी साहब, उसी पर कुछ आगे आपके विचार, क्योंकि जब हम लोकतंत्र की सफलता की बात किसी भी देश में करते हैं तो उसका एक प्रमुख कारण या कहें एक स्तंभ होता है विपरीत विचारधारा के लिए आदर का भाव, और संसद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। विपक्ष के योगदान को मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तरह से कैसे देखते हैं? भारत के बारे में कि भारत लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र, मगर फिर भी सारी दुनिया में चर्चा इस बात की होती है कि भारत किस तरह से डेमोक्रेटिक रहा इतनी देर। हाउ हैज़ इंडिया रिमेन डेमोक्रेटिक फॉर सो लॉन्ग, इसके ऊपर चर्चा होती है। और जो वेस्ट में लिबरल देश हैं, उनको भी इस बात का मंजूर करना पड़ा कि डेमोक्रेटिक लॉन्गेविटी जो भारत की है, वो भारत की इंडिविजुअल फ्रीडम के तरफ जो हमारी कमिटमेंट है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, उसी वजह से भारत में जो लोकतंत्र है वो फ्लरिश कर रहा है। ये भी कहते हैं कि भारत एक सिर्फ इलेक्शन के लिए लोकतंत्र है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि भारत की इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ जो कमिटमेंट है वो सदियों से पहले है। और ये भारत के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम लोग लिबरल हैं, लिबरल रहेंगे और अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। ये भी कहते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं सिर्फ जिनमें पार्लियामेंट केंद्र में है, पार्लियामेंट की वजह से, पार्लियामेंट की दूरदृष्टि की वजह से, पार्लियामेंट की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो लोकतंत्र है ये फ्लरिश कर रहा है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये भारत की सबसे बड़ी एक जो विक्ट्री है, जो कि साउथ ईस्ट देशों में ये देखा गया कि बहुत सारे देश जी लोकतंत्र को खो बैठे और वहाँ पे डिक्टेटोरियल रूल चल रहा है, जैसे वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया। इनमें सिविलियन कंट्रोल है, मिलिट्री कंट्रोल तो नहीं है, मगर लोकतंत्र नहीं। म्यांमार बिल्कुल ही मिलिट्री के कंट्रोल में है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये मिडिल ग्राउंड है, आधा आधा। और इट हिंजेस, मैं समझता हूँ कि सारी की सारी पार्टियाँ एक इसकी हकदार हैं मुबारक लेने की कि लोकतंत्र को हर साल, हर दिन, हर मिनट ताकत मिलती रही है।
और आगे से पहले और ज़्यादा मजबूत होता गया ये देश। बिल्कुल, जैसे हमारे लोकतंत्र की अगर हम ये कहें कि क्या विशेषता है, जी कंप्लीटली लिबरलाइज्ड पार्टी सिस्टम। भारत, आप हैरान हो जाएंगे जी कि 2700 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जी जो इलेक्शन में हिस्सा लें ना लें, एक सीट जीतें, आधी सीट जीतें, जो भी हो, मगर वो बाकायदा सोशल एनलाइटनमेंट करते हैं, चाहे जीतें चाहे हारें। और 90 करोड़ वोटर्स, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए जी कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, 3,000 सोशल कास्ट हैं यहाँ पे, बिल्कुल और वो सब के सब कंधे से कंधा मिला के देश को और ज़्यादा समृद्ध बनाने के काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने में इन सब के योगदान की चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा अब तुलसी साहब आपने किया भी। हुकुमदेव जी, जब हम संसद की और लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर अवरोध की बात भी होगी। संसद में हाल फिलहाल जिस तरह का अवरोध और गतिरोध हमने देखा और उत्पादकता पर जिस तरह का असर देखा है, उसे लेकर आज क्या आत्ममंथन की दोबारा ज़रूरत है? सही कहा आपने, आत्ममंथन, आत्मचिंतन आवश्यक है, इसी से आगे बढ़ता है। डॉक्टर लोहिया ने अपनी किताब में लिखा और समाजवादियों से कहते थे कि लोकतंत्र में विपक्षी होते हैं, वो दुश्मन नहीं होते हैं। संसद के अंदर उनसे बहस करो, संसद के बाहर उनके साथ मित्रता रखो। और यहाँ तक कहते थे कि अगर तुम्हारे विपक्षी पर किसी तरह की विपत्ति आ जाए तो सबसे पहले तुम उनका सहायक बनो। तो यही है लोकतंत्र की बुनियाद। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद का लोकतंत्र में स्थान नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लोकतंत्र में जो आपने कहा कि आत्ममंथन, आत्मचिंतन, ये किस बहुत बिंदु हैं, उतने बिंदु की चर्चा नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि कई मुद्दे को उठाते रहते हैं सार्वजनिक तौर पर, जिस पर राष्ट्रीय बहस हो रही है, होना भी चाहिए, और प्रधानमंत्री उठाते हैं तो अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है कि लोक का, लोक के द्वारा, लोक के लिए। तो लोक के द्वारा तो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुनाव के कारण लोक के द्वारा है, लोक का और लोक के लिए, इसको अभी भारत के लोकतंत्र को बनाया जाना है। इसके लिए प्रयास हो रहा है कि लोक का हो और लोक के लिए हो, क्योंकि प्रशासन में, राजनीति में, अर्थनीति में, प्रशासन नीति में, सभी जगह अगर हिंदुस्तान के लोक का, लोक माने जन जन का, जन जन माने गांव के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, निर्धन, निर्बल, ये जितने लोग हैं, उन सबों को जितना ही विश्वास पैदा होते जाएगा कि यह हमारा है और हमारे लिए है, उतना ही भारत का लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। भारत की सरकार का इस दिशा में काफ़ी प्रयास है, प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काफ़ी प्रयत्नशील हैं, सब तरह से कर रहे हैं। बाकी हर तरह से जहाँ कहीं भी देश के नागरिक हैं जो इस दिशा में सोचने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, वो ऐसे सभी नागरिक भी अपने अपने तौर पर कर रहे हैं। करोड़ों लोग इस दिशा में देश को ले जाने में लगे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो चुपचाप हिमालय की तरह, बर्फ की तरह गलते जा रहे हैं, लेकिन इस देश को, वो मजबूत लोकतंत्र को मजबूत करने में, लोक आस्था को मजबूत करने में लगे हैं। और डॉक्टर लोहिया का वह सपना अब पूरा होने वाला है कि लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक आस्था जब वो प्रतिष्ठित होंगे तब लोकतंत्र बनेगा। और उस दिशा में जो प्रयास हो रहा है जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनको मजबूती से इस दिशा में बढ़ना चाहिए और एक नए भारत का, रूपांतरित भारत नहीं, सुधार नहीं, रूपांतरण होना, ट्रांसफॉर्मेशन। जो नीति आयोग है उसमें शब्द भी है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। हम जिस तरह हैं
उस तरह से हमारा आंतरिक और बाह्य रूप है वो पूर्ण रूपांतरित होकर के जिस दिन भारत खड़ा होगा, भारत उस दिन विश्व का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मार्गदर्शक बनेगा। बिल्कुल। और आप रूपांतरण की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर त्यागी साहब, हर एक की भागीदारी और हर एक का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर ये भी जरूरी है। और मोटे तौर पर जिस वर्गों की ज्यादा चर्चा होती है, वो हम युवाओं की बात करें या महिलाओं को लेकर बात करें, तो वो प्रतिनिधित्व बहुत धीरे बढ़ा है। बहुत 81 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं लोकसभा में, बहुत धीरे बढ़ा है वो। और जबकि युवाओं की भागीदारी तुलनात्मक रूप में अगर हम आंकड़ों में देखें तो वो थोड़ी कम हुई है। तो क्या युवाओं का रुझान आज की संसद या कहूँ आज की राजनीति की तरफ आपको दिख रहा है? प्रतिनिधित्व को लेकर आपकी राय क्या है? जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर के भी युवाओं का प्रतिनिधित्व हो, युवा भी किस तबके के हों, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, महिलाएं किस तबके की हो, ये भी एक बहस का मुद्दा देश के अंदर चला है। अभिजात वर्ग के युवा हों, अभिजात वर्ग की महिलाएं हों, या इनके अंदर भी गरीब गुरबा परिवारों से आए हुए युवा हों, या गरीब गुरबा परिवारों से चौका लगाती हुई महिलाएं हैं, उनकी हिस्सेदारी हो। असल में जो हमारा जो प्रारंभिक लोकतंत्र का स्वभाव था वो उच्च वर्गों उच्च वर्णों के हाथ में था। जब देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी की लड़ाई के बाद आप सारे मुख्यमंत्री देख लीजिए, आप मंत्री देख लीजिए, मंत्रिमंडल का चयन देख लीजिए, जो जो सामाजिक परिवर्तन की इच्छा और अभिलाषा देश में बढ़ी। आपने अभी संसद के व्यवधान का जिक्र किया, तो व्यवधान तो संसद में इसलिए भी होंगे, मैं फिजूल संविधानिक उसके खिलाफ हूँ, मैं और आप दोनों राज्यसभा में रहें, हम कभी बैल में भी नहीं गए, लेकिन जनता की में अगर बेचैनी है, समाज में बदलाव के लिए छटपटाहट है, समाज के वो वर्ग जिनकी हिस्सेदारी नहीं हो पाई है उनमें बेचैनी है, आक्रोश है और वो सड़क पर हैं, उनकी अभिव्यक्ति संसद में होगी। व्यवधान भी होंगे। जब उनके विकास में व्यवधान है, जब उनकी हिस्सेदारी में व्यवधान है, जब उनको सम्मान ना मिलने में व्यवधान है, तो संसद फिर चुप कैसे रहेगी? संसद बांझ होकर के नहीं रह सकती। लिहाजा इसको प्रोडक्टिव होना है तो विवाद भी होंगे। महिलाओं के आरक्षण का एक सवाल उठता है, हम उसके सबसे प्रबल, हमारी पार्टी भी, हमारा जो मैनिफेस्टो भी है वो व्यापक हिस्सेदारी का पक्षधर है। लेकिन इतना हम जरूर चाहते हैं कि 33% का जो महिलाओं का आरक्षण है, इट इज़ ऑल राइट। लेकिन जो गरीब गुरबा परिवारों की जो महिलाएं हैं, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है, आदिवासी महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, ऐसी हैं जो सर पे अभी भी बोझा ढोकर के, पखाना ढोकर के आती हैं, उन वर्गों का भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस संसद के अंदर होना चाहिए। कि संसद है क्या? ये भारत के 140 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति में किसी को छूटना नहीं है। 70 साल की 75 साल की आज़ादी के बाद भी गांधी के मुताबिक जहां आज़ादी पहुंचनी चाहिए थी, और गांधी जी कहते भी थे कि आज़ादी ठीक जगह पहुंची है कि नहीं पहुंची है उसका प्रमाण एक है, जो आखिरी पायदान पर आदमी है उसकी ज़िंदगी में कितने गुणात्मक परिवर्तन आए हैं वो आपको देखने हैं, तभी आपको पता लगेगा कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत हुआ है। मैं इसमें ज़रूर जो पहले प्रधानमंत्री हैं उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करने में मैं कोई कंजूसी नहीं करना चाहता कि वो दौर क्या ऐसा दौर था कि लोकतंत्र को हमें किस तरफ ले जाना है। पंडित नेहरू का जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो मानव अधिकार की संस्थाएं हैं, जो और संस्थाएं हैं, उनको एनरिच करने का काम पंडित नेहरू के नेतृत्व में हुआ, जो आज के प्रधानमंत्री के भी नेतृत्व में उस निर्माण प्रक्रिया का दौर अभी भी जारी है। ठीक है। केटीएस तुलसी साहब, आप जुडिशरी सिस्टम से भी सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं, और जब हम संसद की बात करते हैं और जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो कई बार चर्चा अधिकारों को लेकर और अधिकार क्षेत्र को लेकर भी होती है, और इसे लेकर भी तमाम देशों में हमने देखा है किस तरह का टकराव देखने को मिलता है। लेकिन भारत के अंदर लोकतंत्र की मजबूती में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के जो संबंध हैं, जो आपसी सहयोग है, उसे आप कैसे देखते हैं? न्यायपालिका को किसी के साथ सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने विवेक से तय करते हैं
कि कौन सा संविधान के अनुकूल है और कौन सा काम संविधान के मूल्यों के अनुकूल है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये न्यायपालिका का बहुत बड़ा ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बहुत इसमें योगदान दिया है। एक न्यायपालिका और दूसरी फ्री प्रेस, ये दोनों ऐसे बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द भारत की लॉन्गिविटी, डेमोक्रेटिक लॉन्गिविटी लास्ट करती है। और भारत का पढ़ा लिखा, जो नहीं भी पढ़ा लिखा, अमीर गरीब, बहुत गरीब भी, उनको भी ये समझ है कि कौन से कार्य जो कि लोकतांत्रिक जीवन हो सकता है। और जहाँ पे भी उनको घबराहट होती है कि यहाँ पे लोकतंत्र कमज़ोर है, तो वो उसको, उस कमी को पूरा कर देते हैं बहुत जल्दी से। बहुत एनलाइटेंड वोटर है ये, जो पहले सोचा जा रहा था। मैं समझता हूँ कि आखिर लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम 70 साल में कामयाब नहीं हुए एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लोकतंत्र के लिए ये वैसे मुश्किल होता है क्योंकि पॉपुलिस्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा जीतता है, मगर फिर भी हमें इस बात का जवाब देना होगा कि हमारी जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है ये अनइवन क्यों है? शहरों में जो जीवन है, बड़े बड़े होटल्स में जाके जो लोग खाते पीते हैं, रहते हैं, नाचते हैं, मगर ये क्यों है कि इतना ज़्यादा कंट्रास्ट हो गया अमीर और गरीब में जी, कि आज भारत में सभी दुनिया के देशों के तुलना में सबसे ज़्यादा गरीब हमारे यहाँ है। ठीक है, यानी आप मानते हैं कि ये चैलेंज है जिस पर और ध्यान देने की। दो बातें जी, मैं और कहना चाहता हूँ कि भारत में बहुत तरक्की की, मगर वो तरक्की जो है वो एजुकेटेड एलिट्स के लिए रह गई। ठीक है, जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में क्या तरक्की हुई? वो जो ग्लोबलाइज्ड सिटीज़ हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, उनमें और रूरल एरियाज़ में इतना फ़र्क क्यों है? वो हमारी तरह से क्यों जीवन व्यतीत नहीं कर सकते? उनके लिए तो रोटी भी मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? लो वेज, उनको मेहनत की कमाई बहुत कम मिलती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, लो स्किल्ड जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, और जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है, ये भी अनइवन है। यानी आप कह रहे हैं कि तमाम इस तरह के चैलेंजेस हैं जिन पर समय के साथ आगे ध्यान देने की और ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल समय इस चर्चा को लेकर जो था वो यहीं पूरा हो गया है। KTS तुलसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। त्यागी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हुकुमदेव नारायण यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर समय के साथ भारत एक महान और सफल लोकतंत्र बना है और आज 70 साल के बाद एक बार फिर आत्मनिरीक्षण और ये सुनिश्चित करने का वक्त जरूर है कि हमारी संसद उस नए भारत को आकार देने के लिए एक प्रभावी साधन बने जिसका हम सपना देख रहे हैं। संसद के सत्र और कार्य ज्यादा प्रभावी और उत्पादक हों, जिसमें जनता, समाज के हर तबके और देश को आगे बढ़ाने की भावना पूरी करने का संकल्प हो, निश्चय हो। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।